हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। जब हम लास्ट सुनते हैं कि वाह ये साइंस का सिलेबस खत्म होने वाला है या साइंस का टॉपिक खत्म होने वाला है तो दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है। तो चलो आज वो खुशी देने वाला काम कर ही देते हैं और इसी के साथ 9th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक्स को भी खत्म कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से करके जाना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनिमल हस्बेंड्री, सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। बेटा देखो हमें जो खाना मिलता है एनिमल से, ठीक है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो एग्स हो, चाहे वो मीट हो या वो कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स को मिस ट्रीट करेंगे या इल ट्रीट करेंगे ना तो वो हमें खाना ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, राइट ऐसे तो वो खाना नहीं दे देंगे हमें। तो हमें जो एनिमल्स है ना उनको बहुत ध्यान से अपना दिमाग लगा के साइंटिफिकली अच्छे से मैनेज करना पड़ता है ताकि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो भी हमें इन रिटर्न मीट दे सके, एग दे सके, मिल्क दे सके और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिल सके। Includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. Animal husbandry है बेटा, एनिमल्स को मैनेज करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और अगर एक भी स्टेप में जरा सी भी गलती हुई तो एनिमल्स अपना मुंह चढ़ा लेते हैं और हमें इन रिटर्न एफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं। तो देख लेते हैं बेटा क्या है वो एस्पेक्ट्स एनिमल हस्बेंड्री के। सबसे पहले है बेटा फीडिंग, मतलब कि हमें एनिमल्स को ऐसा न्यूट्रिशियस खाना खिलाना पड़ता है जिसके बदले बेटा वो हेल्दी भी रहे, साथ साथ में हमें भी हेल्दी और एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सके। नंबर 2 है बेटा ब्रीडिंग। जब भी बेटा कोई एनिमल ब्रीड करता है, कोई रिप्रोड्यूस करता है तो हमें उन्हें कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो सनलाइट हो, जिन कंडीशंस के अंदर जो एनिमल्स हैं बेटा वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए। और थर्ड है बेटा डिजीज कंट्रोल। एनिमल्स को भी बेटा बहुत सारे डिजीजेस से सफर करना पड़ता है और जो भी एनिमल्स को मैनेज करता है, ठीक है, उनका ये काम है कि अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को भी डिजीज से बचा के रखा जाए। नेक्स्ट, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स गोट, शीप, कैटल, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। बेटा जैसे हम क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं वैसे ही बेटा हम एनिमल्स की फार्मिंग भी करते हैं। और इंडिया में जो एनिमल्स सबसे ज्यादा बेटा लाइफ स्टॉक के लिए यूज किए जाते हैं वो है आपका काऊ, बफलो हो गया, पोल्ट्री मतलब योर चिकन्स, ठीक है, योर हेन्स एंड ऑल। देन योर फिश को भी हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। As population increases, the demand for milk, eggs and meat is growing up. यस बेटा, जैसे जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा मीट, ज़्यादा एग, ज़्यादा मीट की रिक्वायरमेंट है और इसी की वजह से बेटा जो लाइफ स्टॉक की जो डिमांड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Also, the growing awareness for the need for humane treatment of livestock has brought in new limitations for livestock farming. लेकिन बेटा पहले क्या होता था, फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करते थे अपने एनिमल्स को, ठीक है, अच्छा खाना नहीं देते थे, दिन भर काम कराते थे। लेकिन बेटा जैसे जैसे ये एनिमल जो आपके जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग एनिमल्स, जैसे जैसे बेटा वो बन रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हो गए हैं अपने एनिमल्स की तरफ, उनको ह्यूमेनली ट्रीट करते हैं। ह्यूमेनली बेटा मतलब इंसानियत से ट्रीट करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। Therefore, livestock production also needs to be improved. और इसी ग्रोइंग डिमांड के चलते ही बेटा जैसे कि क्रॉप इंप्रूवमेंट जरूरी है वैसे ही लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। कैटल फार्मिंग, अब देख लेते हैं बेटा जो एनिमल हस्बेंड्री का जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है कैटल फार्मिंग, यानी कि आपकी जो काऊ और आपकी बफलो की फार्मिंग होती है। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पसेस। बेटा जब हम
कैटल की जो हम कैटल की फार्मिंग करते हैं ना, उसके दो मेन पर्पसेस हैं। इंसान है तो ऑफ कोर्स सेल्फिश होगा ही, ऐसे ही तो एनिमल्स का ध्यान नहीं रखेगा। तो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं फार्मर्स, लेकिन उनका अपना स्वार्थ होता है पीछे। उन्हें दो पर्पस अपने सॉल्व करने होते हैं। एक बेटा मिल्क, अगर उन्हें एनिमल से स्पेशली काउ बफलो से मिल्क नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में जाके बेचेंगे क्या। और दूसरा बेटा ड्राउट, लेबर फ्रॉम लाइफ स्टॉक फॉर टिलिंग, काटिंग। बेटा फार्म, जो एक फार्म होता है ना, एक फार्म लैंड जो क्रॉप फील्ड होती है, वहां पे क्रॉप सोइंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। क्रॉप को, सीड को सो करने से पहले हमें उस सॉइल को बेटा प्लो करना पड़ता है, टिल करना पड़ता है, काट करना पड़ता है, या कोई भारी सामान उठा के यहाँ से वहां रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ फार्मर्स खुद नहीं करते हैं, लेकिन वो बेटा हेल्प लेते हैं कैटल की। तो मेन दो पर्पसेस जो कैटल फार्मिंग के हैं वो है बेटा मिल्क प्रोडक्शन, नंबर 2 है ड्राउट एनिमल्स, मतलब कि लेबर का काम करवाना होता है उन्हें एनिमल्स से। Indian cattle belongs to two different species, Bos indicus and Bos bubalis. बेटा जो हमारी इंडियन कैटल है ना, बहुत सारी कैटल की स्पीशीज होती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में मेनली दो कैटल की स्पीशीज पाई जाती हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। एक है बेटा बॉस इंडिका, जिसे हम बोलते हैं काउ। दूसरा है बेटा बॉस ब्यूबैलिस, जिसे हम बोलते हैं बफलोज। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अगर इसका साइंटिफिक नेम आप याद कर पाओ इस पॉइंट पे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स और ड्राउट एनिमल्स। बेटा जो कैटल होती है ना, हम उनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है आपका मिल्च एनिमल्स और दूसरा होता है बेटा आपका ड्राउट एनिमल्स। बेटा मिल्च एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क प्रोड्यूस करके देते हैं, जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफलो हो गया, या फिर आपका गोट हो गया। और ये अभी तक आप सब जानते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। तो सारे के सारे मिल्च एनिमल्स बेटा फीमेल्स होते हैं। वहीं अगर हम ड्राउट एनिमल्स की बात करें बेटा, ड्राउट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए लेबर का काम करके देते हैं, जैसे कि बेटा आपका कोई भारी सामान उठाना हो, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, लैंड को टिल करना हो, प्लो करना हो, तो ये सारा काम ड्राउट एनिमल्स करते हैं। और ड्राउट एनिमल्स बेटा हमारे मेल एनिमल्स होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। इस लाइन को बेटा अंडरलाइन कर लो। देखो, ये तो आप सभी को पता है बेटा कि जो काव होती है, बफलो होती है, गोट होती है बेटा, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन बेटा वो मिल्क कितना प्रोड्यूस करेगी, करेगी भी या नहीं करेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड में। लैक्टेशन पीरियड बेटा वो पीरियड होता है मिल्क प्रोडक्शन का आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। मतलब जैसे कि काउ ने अपने बच्चे, अपने काफ को जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद बेटा वो जो पीरियड है, जिस पीरियड में वो काउ मिल्क प्रोड्यूस करेगी, उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लेकिन बेटा फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क है वो मिल पाए कैटल से, इसलिए वो आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं कि ये लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाए। और ये पीरियड बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं बेटा, या तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है जो मिल्क, जो फीमेल, जो मदर एनिमल है, उसको आप हाई न्यूट्रिशन वाला खाना दे दोगे, तो ऑब्वियसली बेटा लैक्टेशन पीरियड उस कैटल का बढ़ जाएगा। अब लेकिन बेटा जो हमारी इंडियन वेराइटी ऑफ काउ है ना, उसमें एक प्रॉब्लम है कि इंडियन वेराइटी ऑफ काउ में बेटा नेचुरली जो लैक्टेशन पीरियड है वो कम होता है। तो फार्मर्स को लगा ये तो हमारे लिए नुकसान की बात है, तो फार्मर्स ने क्या किया बेटा, फार्मर्स ले आए बाहर से, इंडिया के बाहर से एक फॉरेन वेराइटी ऑफ काउ जिसका नाम था जर्सी। उस काउ की ब्रीड का नाम जर्सी था। अंडरलाइन करके याद करना, ये नाम पूछा जाता है, ठीक है। फॉरेन ब्रीड ऑफ काउ वो ले आए जर्सी, और उन्होंने बेटा इंडिया से दो ब्रीड ऑफ काउ सिलेक्ट कर ली, जो थी बेटा रेड सिंधु और एक था बेटा आपका साहिलवाल। क्या था, रेड सिंधु और एक था साहिलवाल। जो ये जो रेड सिंधु और साहिलवाल जो इंडियन काउस थी ना बेटा, इनमें एक खासियत थी कि ये जो इनकी जो डिजीज रेजिस्टिंग जो पावर है ना बेटा, बहुत अच्छी थी। ये
डिजीजेस से अच्छी तरह से लड़ सकती थी। तो फार्मर्स ने सोचा इन दोनों काउस को अगर हम क्रॉस ब्रीड करा दे, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए तो हमारे लिए तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो फार्मर्स ने यही किया। फॉरेन वेराइटी जर्सी को, जिसका लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है बेटा, क्रॉस ब्रीड करा दिया इंडियन वेराइटी काउ से, जिसकी डिजीज रेजिस्टिंग पावर अच्छी होती है। और फार्मर्स को मिल गई एक ऐसी वेराइटी ऑफ काउ जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटीज थी, मतलब उनका लैक्टेशन पीरियड भी अच्छा था उस नई वेराइटी ऑफ काउ का, और वो डिजीज से रेजिस्टेंट भी थी। तो फार्मर्स की हो गई चांदी ही चांदी। अब बेटा जब हम कैटल से इतना कुछ लेते हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस कैटल का ध्यान रखें, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ मेंशन है जिसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है बेटा कि हमें कैटल की केयर कैसे करनी चाहिए, तो हम फटाफट से वो देख लेते हैं। केयर ऑफ द कैटल, सबसे पहले बेटा हमें ध्यान रखना होता है कैटल की जो क्लीनलीनेस है और उसके शेल्टर का। Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming, for the health of the animals and for production of clean milk as well. बेटा जहाँ पर काउस को रखा जाता है उस शेल्टर में हमें ये ध्यान रखना होता है कि बहुत साफ सफाई हो, ताकि उस कैटल की हेल्थ को भी नुकसान ना पहुंचे, एज वेल एज जो मिल्क हमें उस कैटल से मिलता है उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो। नंबर 2, एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। एनिमल्स के ऊपर जब वो खुले में रहते हैं तो बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर उनके अपने ही जो हेयर हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, रेगुलरली जो एनिमल की ब्रशिंग करनी होती है ताकि जो जितनी भी गंदगी उनकी बॉडी में चिपकी हुई है वो उतर जाए। They should be sheltered under well-ventilated roofed shed that protect from heat, rain and cold. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कैटल को बिल्कुल खुले में छोड़ दिया कि तुम धूप में सड़ो, ठीक है, ठंड तुम्हें लग जाए या तुम बारिश में भीगो। नहीं, हमें कैटल को एक प्रॉपर शेडेड छत के नीचे रखना पड़ता है ताकि ना वो बारिश में भीगे, ना उन्हें गर्मी लगे, ना ही उन्हें बेटा ठंड लगे। Floor of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry and to facilitate cleaning. ये important point है बेटा। आप सभी को पता है कि जो कैटल हैं वो हम ह्यूमंस की तरह अपने जो एक्सक्रीटा, जो फिशीज, उन्हें यूरिन पास करना होता है, वो वॉशरूम्स यूज नहीं करते हैं। वो जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है दे टेंड टू पास देयर एक्सक्रीटा। इसीलिए जहाँ पर कैटल को रखा जाता है उस एरिया को हम स्लोपिंग, स्लांटिंग शेप का बनाना चाहिए ताकि जो भी यूरिन या जो भी फिशीज कैटल पास करती है वो अपने आप नीचे स्लोप डाउन कर जाए ताकि जो गंदगी है वो उनके शेल्टर में ना रह जाए। दूसरी चीज का जिसको फार्मर्स का ध्यान रखना होता है वो होता है फूड। किस टाइप का खाना कैटल को किस ड्यूरेशन में दिया जाना चाहिए। जो कैटल की जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है उस टाइप का खाना, उस टाइप की डाइट एनिमल्स को दी जाए जिससे कि उनकी एक हेल्दी लाइफ बनी रहे, वो डिजीजेस को फाइट कर सके। और दूसरा जो टाइप ऑफ फूड है वो है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कि ऐसा हाई न्यूट्रिशन वाला डाइट फीमेल कैटल को दी जाए जिससे कि उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो बढ़ जाए। एनिमल फीड इंक्लूड्स, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी डाइट में मेनली प्रोटीन्स होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। जो एनिमल्स जो डाइट लेते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए रफेज। जो एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले होने चाहिए रफेज। रफेज वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स को फाइबर देते हैं। और दूसरा कंपोनेंट है कॉन्सेंट्रेट्स। कॉन्सेंट्रेट्स वो खाना होता है जिसमें फाइबर अमाउंट तो थोड़ा कम होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट्स एनिमल्स को बहुत सारा प्रोटीन तो दे ही देते हैं। Cattle need balanced ratios containing all the nutrients in proportionate amounts. आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम ह्यूमंस को एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए ताकि हम अच्छे से ग्रो कर पाएं और एक हेल्दी लाइफ जी पाएं। ऐसे ही कैटल को भी एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएं।
Certain micronutrients promote the health and milk output of dairy animals. Micronutrients का मतलब होता है vitamins और minerals, और cows को भी vitamins और minerals की जरूरत होती है ताकि उनका जो milk output है वो बढ़ जाए. थर्ड चीज का जो हमें ध्यान रखना होता है वो है डिजीजेस, इन्फेक्शंस. हमारी तरह जो कैटल है वो भी बहुत सारे डिजीजेस से जूझती है. बहुत सारे डिजीजेस और इन्फेक्शंस कैटल को भी हो जाते हैं. Cattle suffer from a number of diseases. The diseases besides causing death cause milk production. कभी कभी तो ये diseases इतने खतरनाक हो जाते हैं कि या तो ये कैटल की डेथ कॉज करा देते हैं, और अगर डेथ नहीं कॉज कराते हैं तो ये मिल्क आउटपुट, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है कैटल की, उसे बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं. A healthy animal feeds normally and have a healthy posture. Parasites of cattle may be both external and internal parasites. Parasites जो होते हैं ना, एक तरह से आप ये मान लो कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स में डिजीज कॉज कराते हैं. अब पैरासाइट्स का क्या मतलब होता है? पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरी स्पीशीज पे सर्वाइव करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास का एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, हमेशा अच्छे नंबर लेके आता है. वहीं हम क्लास के कुछ बैक बेंचर्स की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम में वो बैक बेंचर्स क्या करते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं उस टॉपर की कि भाई ये तो हमें पास करा ही देगा. तो हम ये कह सकते हैं कि वो बैक बेंचर उस टॉपर बेचारे पे एक पैरासाइट. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, दूसरी स्पीशीज पे ही सरवाइव करते हैं. और जो एनिमल पैरासाइट्स हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और वो इंटरनल भी हो सकते हैं. जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो रहते हैं एनिमल की स्किन के ऊपर और वो स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं. और जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं वो रहते हैं पैरासाइट्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर. जैसे कि इंटेस्टाइन और स्टमक में वर्म्स मिल जाएंगे आपको एनिमल्स के. और एक पैरासाइट होता है फ्लूक. ये डायग्राम में देख लो, ये फ्लूक क्या करता है, ये एनिमल्स के लिवर को भी डैमेज कर देता है. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ये बैक्टीरिया वायरसेस बहुत ढीठ होते हैं. ये ह्यूमंस को तो परेशान करते ही हैं, साथ साथ में बेचारे एनिमल्स को भी इन्फेक्शन दे ही देते हैं. Vaccinations are given to farm animals against many major viral and bacterial diseases. जैसे कि हम ह्यूमंस को कोविड वैक्सीन ले लो या फिर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले लो, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो उन्हें मेजर इन्फेक्शन से बचाती हैं. अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी एनिमल हस्बेंड्री की, जो है पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जो हमारे जो चिकन्स हैं, जो हेन्स हैं, हम उनको फार्म करते हैं ताकि हमें मीट और एग्स मिल सकें. अब इसको देख लेते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. फाउल क्या होते हैं? फाउल होते हैं बर्ड्स. और पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग हम करते हैं ताकि हम इस डोमेस्टिक जो बर्ड्स हैं उनसे हम चिकन और मीट भी ले सके. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce. तो क्या किया हमने, जो पहले जो ऐसी ब्रीड्स होती थी जो ज्यादा चिकन और मीट प्रोड्यूस नहीं करती थी, उनको हमने क्रॉस ब्रेड करा दिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे, और उन्हें इम्प्रूव कर दिया ताकि हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मीट और चिकन मिल पाए. अब दो टर्म्स बताऊंगी, वो दोनों टर्म्स को अपने दिमाग में लॉक कर लो. एक टर्म है लेयर्स, दूसरा टर्म है ब्रॉयलर्स. एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों टर्म से. जब हम बर्ड्स की बात करते हैं जिन्हें हम फार्म करते हैं ताकि हमें एग्स मिल सके, मतलब कि ऐसी बर्ड्स जिनसे हम एग प्रोडक्शन चाहते हैं वो होती हैं लेयर्स. और ऐसी डोमेस्टिक बर्ड्स जिन्हें हम फार्म करते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स. दिमाग में उठा लो, लेयर्स जो टर्म है वो एग प्रोड्यूसिंग बर्ड्स के लिए होता है, ब्रॉयलर्स जो टर्म है वो मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स के लिए होता है. अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्रॉस ब्रीडिंग बताऊंगी. तो जैसे कि फार्मर्स ने क्रॉप्स में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, अभी हमने देखा कि उन्होंने कैटल में क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, तो अपने फायदे के लिए फार्मर्स ने पोल्ट्री में भी क्रॉस ब्रीडिंग कराना शुरू कर दिया. फार्मर्स ने क्या किया, एक इंडियन डोमेस्टिक बर्ड की कैटेगरी को लिया जिसका नाम था असील. फिर वो ले आए भैया बाहर से एक
फॉरेन वेराइटी ऑफ बर्ड जिसका नाम है लेगहॉर्न। करा दिया जी इन दोनों का क्रॉस ब्रीड और उन्हें ऐसी वेराइटी मिल गई जिसमें दोनों ही पेरेंट ब्रीड की अच्छी क्वालिटीज थी। तो क्या होता है पोल्ट्री क्रॉस ब्रीडिंग में, इंडियन वेराइटी असील, फॉरेन वेराइटी लेगहॉर्न, दोनों को क्रॉस करा दिया और फार्मर्स को मिल गई ऐसी पोल्ट्री की वैरायटी जिसमें दोनों ही पेरेंट ब्रीड की अच्छी क्वालिटीज होती हैं। लेकिन हम ये क्रॉस ब्रीडिंग पोल्ट्री में क्यों कराते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो हमें क्रॉस ब्रीडिंग के बाद पोल्ट्री की वैरायटी मिलती है उनमें ऐसी क्वालिटी होती है कि वो ज्यादा नंबर में जो चिक्स हैं, जो उनके एग्स हैं, वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, डॉर्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। छोटे ऐसे बर्ड्स, छोटे ब्रॉयलर्स मतलब छोटे मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स, ताकि जो वो चिक है उसको वो कमर्शियल बेसिस पर भी बेच सके। नंबर 3, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी और टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। सिंस इंडिया का जो टेम्परेचर है मोस्टली ज्यादा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में समर सीजन ही होता है, तो फार्मर्स ऐसी नई पोल्ट्री ब्रीड्स चाहते हैं जो हाई टेम्परेचर में भी मर ना जाए, हाई टेम्परेचर में भी अडेप्ट कर सके। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। हमारे इंडिया वाले तो कंजूस होते ही हैं, तो क्या करते हैं फार्मर्स, ऐसी वैरायटी चाहते हैं जिन पे ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। रिडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agriculture byproducts। ये फार्मर्स है ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। ये चाहते हैं कि ना तो हमें ज्यादा पैसा पोल्ट्री की मेंटेनेंस में लगाना पड़े, ना ही ज्यादा पैसा हमें पोल्ट्री के खाने में लगाना पड़े। तो ये चाहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग के बाद हमें ऐसी वेराइटी मिले जिनका साइज छोटा हो, चाहे वो ब्रॉयलर्स हो चाहे वो एग्स हो। छोटा कोई एनिमल होगा तो ऑब्वियसली वो कम खाना खाएगा और इससे अल्टीमेटली फार्मर्स का ही तो फायदा है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं कि इस जो लेयर्स और ब्रॉयलर्स की प्रोडक्शन के लिए हमें उन्हें कैसा खाना देना चाहिए, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Broiler chickens are fed with vitamin rich supplementary feed for good growth rate। जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना, फार्मर्स चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं ताकि उन्हें वो फटाफट से मार्केट में सेल कर दे। इसीलिए ब्रॉयलर्स को फार्मर्स ऐसा खाना देते हैं जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ विटामिन होता है ताकि उनका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाए। Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass क्वालिटी। ये थोड़ा समझने वाली लाइन है। फार्मर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि जो बर्ड्स का जो मोर्टेलिटी रेट है, आई मीन वो मर ना जाए। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरना, कि कितनी रेट पे बर्ड्स मरती हैं। तो फार्मर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि उनका मोर्टेलिटी रेट कम होता है। साथ ही साथ फार्मर्स को बर्ड्स की कार्कास क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट इज कार्कास क्वालिटी? कार्कास का मतलब होता है डेड बॉडी। अब इसको ध्यान से समझो। जब हम एक बर्ड का चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पहले उस बर्ड को मारना पड़ता है। तो अगर मरने के बाद वो बर्ड, अगर उसकी बॉडी सड़ने लग गई या उसकी बॉडी से कोई स्मेल आने लग गई, तो क्या कोई भी वो मीट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इससे क्या होगा? फार्मर्स को नुकसान होगा अल्टीमेटली। इसलिए फार्मर्स कुछ ऐसे फूड आइटम्स, कुछ ऐसा न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे कि जो बर्ड्स की जो कार्कास है, जो डेड बॉडी है, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। They are produced as broilers and sent to the market for meat purposes। तो जिन बर्ड्स को मीट पर्पस के लिए फार्म किया जाता है उनको ब्रॉयलर्स के तौर पे ही, उसी हिसाब से ही खाना दिया जाता है, उसी हिसाब से ही बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और बड़े होने के बाद उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। For good production of poultry birds, good management practices are important। सही बात है बेटा। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ मीट मिले, अच्छे क्वालिटी ऑफ एग मिले, तो हमें भी उन बर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है। और वो कैसे? नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। फार्मर्स ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं पोल्ट्री फार्म में जो सूटेबल होता है बर्ड्स के सर्वाइवल के लिए।
नंबर 2, हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउस एंड पोल्ट्री फीड। जो भी शेल्टर होता है पोल्ट्री जो बर्ड्स का, और जो भी खाना दिया जाता है उन बर्ड्स को, वो साफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। एंड नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड पेस्ट। उन बर्ड्स को अगर कोई डिजीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो डिजीज एग में भी आ जाएगा, वो डिजीज जो है आपके मीट में भी आ जाएगा। इसीलिए फार्मर्स को उन बर्ड्स को डिजीजेस से भी प्रिवेंट करना होता है। अब ये लाइन देखो, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेयर्स। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स यानी कि ब्रॉयलर्स की होती है वो कुछ अलग होती है लेयर से। जैसे कि अब देखते हैं, द राशन फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडुकेट फैट। राशन मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड होती है ब्रॉयलर्स की, उनको बेटा जो है प्रोटीन रिच और फैट रिच खाना देना होता है। इन टर्म जो मैं बात कर रही हूँ मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स की। मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स जो ब्रॉयलर्स हैं उनके खाने में विटामिन ए और विटामिन के की क्वांटिटी भी ज्यादा रखी जाती है। Poultry fowl suffer from a number of diseases caused by viruses, bacteria, fungi, parasites as well as from nutritional deficiencies. बेटा humans की तरह, कैटल की तरह पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं उनको भी बहुत सारे इन्फेक्शंस कभी कभी हो जाते हैं, और ये इन्फेक्शन ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट या तो कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो जाते हैं। To prevent these certain measures must be taken. अगर हमें बर्ड्स को, हमारी बर्ड्स को इन्फेक्शन से, डिजीजेस से बचाना है तो हमें 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स लेने होते हैं। नंबर 1, प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जहां हमने पोल्ट्री को, बर्ड्स को रखा हुआ है वहां की रोज साफ सफाई, सैनिटेशन एज वेल एज जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो भी स्प्रे किए जाते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई उस शेल्टर में ना रह जाए। नंबर 2, appropriate vaccination can prevent occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. और जो पोल्ट्री है उनको डिजीज हो ही ना, इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो उनको वैक्सीनेट करते हैं ताकि जो सर्वाइवल रेट है वो पोल्ट्री का वो भी बढ़ जाए। ये क्या दिख रहा है आपको, आप लोगों की स्क्रीन पे? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आपका जवाब होगा, अरे मैम ये तो डिफरेंसेस हैं ब्रॉयलर्स और लेयर्स के बीच में। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमने नॉलेज दुनिया पे ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये है आपके 3 मार्क्स जो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपने बायोलॉजी के पेपर में। यस, ये जो डिफरेंसेस हैं ब्रॉयलर्स और लेयर्स के बीच में बहुत बार इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, और आपको हैंडमेड कहाँ मिलेंगे? 2 जगह मिलेंगे। एक तो आपको मेरे YouTube चैनल नॉलेज दुनिया पे मिलेंगे, और दूसरा आपको नॉलेज दुनिया के टेलीग्राम चैनल पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंसेस, नोट्स, ट्रू फॉल्स डायग्राम सब कुछ मिलेगा। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ सब्सक्राइब करो एंड लॉक योर 95+ मार्क्स अभी के अभी। उससे पहले आप देख लेते हैं हम कि ब्रॉयलर्स और लेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। नंबर 1, ब्रॉयलर्स में बता चुकी हूँ कि जो फार्म किए जाते हैं, रेस किए जाते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए, और वहीं अगर हम लेयर्स की बात करें, लेयर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर एग्स, ताकि वो एग्स को हम कमर्शियली बेच पाए। मतलब लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर कमर्शियल एग प्रोडक्शन। नंबर 2, ब्रॉयलर्स डू नॉट रिक्वायर मच स्पेस एंड लाइट। जहां पर हम ब्रॉयलर को रखते हैं तो वो बेचारे बहुत ही भोले भाले से होते हैं, उन्हें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है और ज्यादा लाइट की जरूरत भी नहीं होती है। वहीं अगर हम लेयर्स की बात करें, लेयर्स को एग ले करने होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जगह की एज वेल एज लाइट की। Number 3, broilers need protein rich and fat rich diets. जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना, उनकी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और फैट भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो लेयर्स हैं उनकी डाइट में जरूरी नहीं है ज्यादा प्रोटीन ज्यादा फैट्स। They do not require much proteins and fats. Number 4, broilers need vitamin A
एंड के इन लार्ज क्वांटिटीज। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको चाहिए होता है अपने खाने में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ विटामिन ए एंड के। वहीं अगर हम लेयर्स की बात करें तो लेयर्स को चाहिए होता है अपने खाने में लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फिफ्थ, ब्रॉयलर्स ग्रो एट फास्टर रेट्स। जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो लेयर्स होता है उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो कम होता है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, अभी के अभी 3 नंबर आपके पेपर के लॉक हो गए। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल फार्मिंग की तरफ, जो है फिश फार्मिंग। हमने कैटल फार्मिंग पढ़ लिया और मुझे पता है आप लोगों को समझ भी आ गया है। हमने पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया और वो भी आपको समझ में आ गया है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है फिश फार्मिंग। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स फॉर आवर फूड। अगर हमें हमारे फूड में, इट्स फॉर नॉन वेजिटेरियंस ऑब्वियसली, फूड में अगर हमें प्रोटीन को ऐड करना है तो सबसे ज्यादा और सबसे जो चीपेस्ट जो सोर्स है वो है कि भैया उठा के खाने में फिश डाल दो। चीप सोर्स भी है और ज्यादा प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगी। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड 2 टाइप्स की फिश होती हैं। एक होती है फिन्ड फिश या फिर ट्रू फिश। इसको हम ट्रू फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन फिन्ड या फिर ट्रू फिशेस के पास होते हैं गिल्स और पोजेस गिल्स एंड फिश। गिल्स तो आपको पता ही है, जो जिसको हम लंग्स भी बोलते हैं फिश के, और इन फिश के पास फिन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर स्टार फिश एंड योर जेली फिश। दूसरी टाइप ऑफ फिश है बेटा शेल फिश। ठीक है, शेल फिश इसे बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर एक शेल होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मॉलस्क्स। अब देख लेते हैं कि ये जो दोनों फिशेस की हमने बात करी और हम जो फिश फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए फिशेस आती कहाँ से हैं। 2 ways of obtaining fish। 2 तरीके होते हैं फिश को ऑब्टेन करने के। नंबर 1 is from natural resources called capture fishing। बहुत ही इजी है। जो मछुआरे होते हैं, जो लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, वो जाते हैं अपने बड़े बड़े नेट्स लेके, नेट्स को पानी में फेंकते हैं। जितनी भी जो फिशेज हैं उनके नेट में आ जाती हैं, वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कैप्चर फिशिंग। दूसरा तरीका क्या है? फिश फार्मिंग और कल्चर फिशिंग। इसका क्या मतलब है? कल्टिवेशन ऑफ सिलेक्टेड फिश इन कन्फाइंड एरियाज विद अटमोस्ट केयर टू गेट मैक्सिमम यील्ड। इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, जो फिश के जो एग्स होते हैं ना, ठीक है, उसको वो एक वाटर में छोड़ देते हैं, फिर उसका ध्यान रखते हैं, उससे ऐसा न्यूट्रिशन देते हैं ताकि हमें उस फिश प्रोडक्शन से मैक्सिमम यील्ड मिल पाए। तो 2 तरीके क्या होते हैं टू ऑब्टेन फिश। नंबर 1 कैप्चर फिशिंग, नंबर 1 इज कल्चर फिशिंग। वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन आइदर बी सी वाटर और फ्रेश वाटर। जिस सोर्स ऑफ वाटर में हम फिश को कल्चर करते हैं या फिश की फार्मिंग करते हैं, वो सी वाटर हो सकता है, हम थोड़ा सा सॉल्टी मरीन वाटर, या फिर वो फ्रेश वाटर जैसे कि आपके पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स भी हो सकते हैं। Fishing can thus be done by both capture and culture of fish in marine and fresh water ecosystem। मतलब जो फिश फार्मिंग है वो हम मरीन वाटर में भी कर सकते हैं और हम फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो फिश फार्मिंग है वो फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, मरीन वाटर में भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मरीन फिशरीज की। मरीन फिशरीज मतलब ओशंस या फिर सी वाटर, ऐसे जो सॉल्टी वाटर होते हैं जहां पे हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। जो पॉपुलर जो फिश वैरायटीज होती हैं जिन्हें हम मरीन वाटर में कल्चर करते हैं, वो बेटा आपके एनसीईआरटी में 4 दे रही हैं। दे आर इम्पोर्टेंट। कभी कभी 2 एग्जाम्पल्स लिखने को आ जाते हैं, तो जरा ध्यान से समझना। नंबर 1 पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना और बॉम्बे डक। ये वो 4 पॉपुलर वेराइटीज हैं जिनको हम मरीन वाटर में कल्चर करते हैं। Marine fish are caught using many kinds of fishing nets from fishing boats। मैंने आपको बताया था, जो बेटा आपके जो मछुआरे होते हैं या फिर जिन्होंने फिश का कल्चर किया होता है, वो बड़ी बड़ी बोट्स लेके ओशन में, सी वाटर में निकल जाते हैं अपने बड़े बड़े नेट्स के साथ। उन नेट्स को पानी में फेंकते हैं और फिर वहां से फिश को कलेक्ट कर लेते हैं। Yields are increased by locating large schools of fish in open sea using satellites and echo sounders। लेकिन क्या होता है कि जो फिश होती हैं वो तो एक जगह पे रुकेंगे नहीं, वो तो स्विम करते करते पानी के हर कॉर्नर में पहुंच जाएंगी।
तो जिन्होंने भी, जो फार्मर्स ने जिन्होंने कल्चर किया है उन फिशेस को, वो क्या करते हैं, वो सैटेलाइट्स यूज करते हैं या फिर वो कभी कभी इको साउंडर्स भी यूज करते हैं। इको साउंडर्स क्या होता है? इको साउंडर्स एक तरह का डिवाइस है जो पानी में इम्पल्स बनाता है, पानी में ऐसी वेव्स छोड़ता है जिन वेव्स को सुनकर फिशेज उन वेव्स की तरह अट्रैक्ट हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर फार्मर्स उनको नेट से कलेक्ट कर लेते हैं। Some marine fish of high economic value are also cultivated in sea water. जो फिश है ना, ज़्यादातर तो क्या करते हैं फार्मर्स, उनको मार्केट में बेचने के लिए ही कल्टीवेट करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बहुत ही एक्सपेंसिव हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली फिशेस को भी कल्टीवेट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फिन्ड फिशेस, जो मैंने आपको बताया जो ट्रू फिशेस होती हैं, एग्जाम्पल म्यूलेट्स, भेटकी और पर्ल स्पॉट्स, और अगर हम शेल फिश की बात करें तो प्रॉन्स, मॉलस्क्स और ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स। अभी हम ऑयस्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन ऑयस्टर्स को क्यों कल्टिवेट किया जाता है? जो पर्ल मेकिंग क्वालिटी होती है वो ऑयस्टर्स की बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू होती है उसकी। As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such capture fishes, a practice called as मैरीकल्चर। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नेचुरल क्वांटिटी जो फिशेस की जो हमारे ओशंस में या सी वाटर्स में प्रेजेंट होती है वो काफ़ी नहीं है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की डिमांड को मीट करने के लिए, इसीलिए ये आर्टिफिशियल कल्चर करना ज़रूरी है और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं मैरीकल्चर। मैरीकल्चर मतलब जब हम फिशेस को कल्चर करते हैं मरीन वाटर में, ठीक है। सेकंड है हमारा इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज मतलब जब हम फिशेस को कल्चर करते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। और ये आपका रिवर हो सकता है, कैनाल्स हो सकता है या फिर पॉन्ड्स भी हो सकता है। Brackish water resources, example estuaries, lagoons are also important fish reservoirs. Brackish water क्या होता है? Brackish water वो sources of water होते हैं जहाँ पे हम fresh water और marine water को mix कर देते हैं। तो ऐसे brackish water में भी हम fish को culture कर सकते हैं। While capture fish is also done in such inland water bodies, the yield is not high. मैंने आपको बताया था कि जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हम कैप्चर फिशिंग भी करते हैं, मतलब जाकर अपने नेट से फिशेस को पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ फिश जो ऑलरेडी उस पानी में होती है वो काफ़ी नहीं है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अ पॉपुलेशन। Most fish production from these resources is through aquaculture. जब हम मरीन वाटर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो फिशेस मरीन वाटर में कल्टीवेट होती हैं उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं मैरीकल्चर, और जो फिशेस फ्रेश वाटर में कल्टीवेट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। ये दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना। मरीन कल्चर मैरीकल्चर मतलब मरीन वाटर में जो फिशेस कल्टीवेट होती हैं, और एक्वाकल्चर मतलब जो फ्रेश वाटर में जो फिशेस कल्टीवेट होती हैं। Fish culture is sometimes done in combination with the rice crop so that fish are grown in water of the paddy field. ये क्या बोल रहे हैं कि राइस वाटर में भी फिश को ग्रो किया जा रहा है, मतलब सी में नहीं, रिवर में नहीं, पैडी फील्ड में, मतलब राइस फील्ड में बिल्कुल होता है। पहले तो आप ये डायग्राम देख लो, ये एक पैडी फील्ड है। पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड। जो राइस क्रॉप होता है उसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, इसी पैडी फील्ड में ही फिशेस को भी कल्टीवेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसको हम बोलते हैं राइस फिश सिस्टम। राइस फिश सिस्टम एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक टाइप की बेनिफिटिंग रिलेशनशिप होती है जो राइस को भी बेनिफिट देती है और फिश को भी बेनिफिट देती है। लेकिन कैसे? जब फिशेस को ग्रो किया जाता है पैडी फील्ड के पानी में, तो जब राइस क्रॉप बड़े हो जाते हैं तो वो उन फिशेस को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उन फिशेस को शेड भी प्रोवाइड करते हैं, धूप से भी बचाते हैं। वहीं फिशेस क्या करती हैं, जितने भी इंसेक्ट्स
पेस्ट या अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स जो उस पैडी फील्ड में ग्रो हो रहे हैं वो उनको खा जाती है, सो दैट जो फिश है वो राइस को डिजीजेस से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। सी हाउ ब्यूटीफुल इज आवर नेचर कि क्रॉप्स और एनिमल्स भी एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं राइस फिश सिस्टम। अब एक और टर्म डाल दिया भैया एनसीईआरटी वालों ने, कंपोस्ट फिश कल्चर। ये क्या है समझ लेते हैं। इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज आर यूज्ड इन सिंगल फिश पॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक ही पॉन्ड में 5 या 6 वेराइटी ऑफ फिशेस को हम कल्टीवेट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सारी वेराइटी ऑफ फिशेस की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये अलग अलग होती हैं। ऐसा कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलो बताओ कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ा था इंटरक्रॉपिंग में, जहाँ पे हम 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। कंपोस्ट फिश कल्चर में हम क्या करते हैं, हम 5 या 6 वेराइटी ऑफ फिशेस को कल्टीवेट करते हैं विद डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। They are selected so that they do not compete for food among them having different types of food habits. Obviously अगर सबकी food requirements अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे से compete भी नहीं करेंगे for the food requirements. As a result, food is available in all parts of the pond is used. और इसके साथ क्या होता है, जितना भी खाना different parts of the pond में present होता है, चाहे वो pond के ऊपर हो, pond के बीच में, pond के नीचे, या फिर जो unwanted plants कभी कभी pond में grow हो जाते हैं, ये सारा का सारा जो food है ना बेटा वो consume हो जाता है। अब example देख लेते हैं, compost fish culture में हम ज़्यादातर कौन सी varieties of fishes यूज करते हैं। नंबर 1 इज कैटलस। कैटलस जो होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं। सरफेस फीडर्स मतलब जितना भी खाना पानी के अपर लेयर में प्रेजेंट होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नंबर 2 इज रोहू। रोहू जो होते हैं वो बॉटम फीडर्स होते हैं, मतलब जितना भी फूड पॉन्ड की मिडल लेयर में प्रेजेंट होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। मृगल्स या फिर कॉमन कार्प, ये जो है वो नीचे चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और जो लोअर बॉटम लेयर ऑफ जो पॉन्ड होती है उसका खाना कंज्यूम कर लेते हैं। एक होता है ग्रास कार्प, सबसे भोला लेफ्ट आउट बेचारा, इसके नसीब में आता है वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स जो पॉन्ड में ग्रो होते हैं वो कंज्यूम करती है ग्रास कार्प। प्रॉब्लम 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम थी इस कंपोस्ट फिश कल्चर के सिस्टम में। क्या प्रॉब्लम थी देख लेते हैं। Many of these fish breed only during monsoon season. हे भगवान, इतनी मेहनत करके हमने फिश को कल्टीवेट किया ताकि हम उनके एग्स ले सके, फिर उन एग्स को भी कल्टीवेट कर सके, लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारी फिशेस की ऐसी वैरायटी हैं जो सिर्फ जो एग्स ले करती हैं वो सिर्फ मॉनसून में ही ले करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं वो सिर्फ मॉनसून में ही हमें मिल सकती थी। To overcome this problem, ways have been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. लेकिन भाई हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली है तो क्या हम मॉनसून पे डिपेंड करेंगे पैसा कमाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। फार्मर्स लेके आए ऐसा तरीका जहां पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो फिशेस पॉन्ड्स के अंदर ग्रो करती हैं उन्हें ऐसे इंजेक्शंस, ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो जब भी चाहें फिशेस को ब्रीड करवा सकते थे। वाओ वाओ, कितने समझदार हैं फार्मर्स। अपने स्वार्थ के लिए फिशेस को ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब चाहे वो उन फिशेस को ब्रीड करा सकते थे और एग्स कलेक्ट कर सकते थे। मुझे मत देखो, लुक एट योर टेबल। एक और टेबल मतलब एक और 3 मार्क्स पक्के आपके एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन मरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। नंबर 1, मैंने आपको बताया था मरीन फिशरीज का जो सोर्स होता है वो ओशन वाटर्स होता है और सी वाटर्स होता है, और जो इनलैंड फिशरीज का जो सोर्स होता है वो फ्रेश वाटर होता है, आपका पॉन्ड होता है, रिवर्स होती हैं या केनाल्स।
नंबर 2, जो मरीन फिशरीज होती हैं इनका जो पानी होता है वो सलाइन होता है। वहीं अगर हम इनलैंड फिशरीज की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर होता है या फिर ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर मैंने बताया था जहां पर हम मरीन वाटर और फ्रेश वाटर को मिक्स करते हैं। थर्ड पॉइंट, जो मरीन फिशरीज में जो हम कल्चर करते हैं उसे हम बोलते हैं मेरीकल्चर, और इनलैंड फिशरीज मतलब फ्रेश वाटर में जो हम फिश का कल्चर करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी फिशेज हम मरीन वाटर में कल्चर करते हैं और कौन सी फिशेज हम फ्रेश वाटर में कल्चर करते हैं। मरीन जो फिशरीज होती हैं वो होती हैं म्यूलेट्स, प्रॉन्स और ऑयस्टर्स, और इनलैंड जो फिशेज होती हैं वो होती है कैटलस, रोहू, मृगलस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना पढ़ लिया, दिमाग घूम गया हुआ सिचुएशन हो गई होगी आपके साथ, आई नो। लेकिन अब चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ जो कैटेगरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है वो है बी कीपिंग। बी कीपिंग होता क्या है? Practice of keeping, caring and management of honeybees on a large scale for obtaining honey. Beekeeping एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो हनी बीज है हम उसे कलेक्ट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं सो दैट हम उन बी हाइव्स में से हनी ऑब्टेन कर सकें। लेकिन बीज का एग्रीकल्चर थोड़ा सा ऑकवर्ड है, अजीब है। आखिरकार बीज को कल्चर करने की जरूरत क्यों है? Honey is widely used and therefore bee agriculture has become an enterprise. आजकल जो हनी की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा हो गई है और इसीलिए बी एग्रीकल्चर भी आजकल एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुका है। Since beekeeping needs low investments, farmers use it as an additional income generating activity. Farmers की हो गई है चांदी, क्योंकि जो beekeeping जो एग्रीकल्चर है ये ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा पैसा नहीं मांगता है, इसलिए फार्मर्स अपने क्रॉप्स के साथ, अपने पोल्ट्री फार्म्स, कैटल फार्म्स के साथ साथ बी फार्म, जो बी हाइव्स हैं, बी फार्मिंग है, वो भी करने लग गए हैं एज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम. In addition to honey, beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparation. तो जो beehives हैं वो हमें honey भी देते हैं और ऐसी wax भी देते हैं जो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी काम आती है। अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी लोकल बी वेराइटी है जो फार्मर्स बी कीपिंग के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपकी आती है एपिस सिराना इंडिका, जो कि है आपकी इंडियन बी। दूसरा है आपका एपिस डोर्साटा जो है आपकी रॉक बी, और तीसरा है आपका एपिस फ्लोरिड दैट्स लिटिल बी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जिसपे से क्वेश्चन आता है वो सिर्फ है एपिस सिराना इंडिका। हम इंडियंस कभी भी हमारी नेटिव, हमारी जो इंडिजिनस स्पीशीज हैं उससे खुश नहीं रह सकते हैं। सेम विद फार्मर्स, फार्मर्स ले आए एक इटालियन बी वेराइटी जो है आपका एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा, जिसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ हनी प्रोवाइड करती है। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। जो इटालियन बी वेराइटी है उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। अब देख लेते हैं कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस इटालियन बी वेराइटी में जो प्लांट्स उसको इंडियन बी वेराइटी के ऊपर प्रेफर करते हैं। नंबर 1, हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। जो इटालियन बी है उनकी हनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है। नंबर 2, स्टिंगलेस। इंडियन बी वेराइटी के कंपैरिजन में जो स्मेल जो इटालियन बी प्रोड्यूस करती है वो कम होती है। नंबर 3, स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के बाहर एक बी हाइव बनता है कभी कभी, या मधुमक्खी का छत्ता बनता है, तो वो बहुत जल्दी उड़ भी जाता है। लेकिन जो इटालियन बीज होती हैं वो एक ही बी हाइव में लंबे टाइम तक रहती हैं। नंबर 4, दे ब्रीड वेल। जो उनकी रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी इंडियन बीज से ज्यादा होती है। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन। अब जो हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं बी हाइव्स पे, उसकी क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? 2 चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहला तो है आपका पैस्चरेज। पैस्चरेज क्या होता है बेटा? पैस्चरेज का मतलब होता है वो फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स जिनसे जो बीज हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं और
पोलन कलेक्ट करती हैं। अगर ज़्यादा फ्लावर्स, अच्छे क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स बीज को मिलेंगे नेक्टर के लिए, पोलन के लिए, तो जो हनी क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपना एनिमल हस्बेंड्री, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड फाइनली बी फार्मिंग। एंड विद दिस वी वाइंड अप द क्लास 9th सिलेबस ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो। अब आपके मॉक टेस्ट चलेंगे, आपके सैम्पल पेपर्स चलेंगे, आपके ऑनलाइन सेशंस चलेंगे, plus I will be starting the series of other subjects as well, so stay tuned on Knowledge Dunia.